अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले प्लांट को डिफरेंट हैबिटेट्स की वजह से डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरीज़ हम यहाँ पर प्लांट्स की देखेंगे उनकी हैबिटेट के लिहाज से। जो पहली कैटेगरी है वो हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो जो वर्ड है वो पानी के लिए यूज़ करते हैं, फाइट्स जो है प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। इसी तरह सेकंड हम देखेंगे मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कभी पानी ज़्यादा होता है या कभी पानी कम होता है। तो मॉडरेट पानी होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पानी, कभी थोड़ा कम हो गया। तो यूँ पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो मॉडरेट होती है। मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट हैं। और ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट जैसे डेजर्ट्स है, ठीक है, वहाँ पर रहते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या अडाप्टेशंस हैं वो हम देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, आप देखें ये पानी के अंदर रहते हैं। तो पीछे जो हमने कंडीशंस डिस्कस की थी जिसमें 3 कंडीशंस थी, 3 तरह के इन्वायरमेंट थे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब ये जो प्लांट्स हैं ये पानी के अंदर रह रहे हैं, तो पानी जो है वो कोशिश करेगा कि इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। जब पानी इनकी बॉडी में इनके सेल्स में एंटर होगा तो इनके सेल्स स्वेल कर जाएंगे और बर्स्ट होने का ख़तरा जो है इनको जो है ये फील होगा। अब देखें हाइड्रोफाइट्स जो है ये कौन सी कंडीशन यहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ पर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है वो कंडीशन शो कर रहे हैं। तो इनके अंदर इनकी ज़रूरत क्या है कि पानी जो इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है उसको बॉडी से रिमूव किया जाए, ठीक है। तो जो पानी बाहर से इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, प्लांट को चाहिए कि वो पानी इसकी बॉडी से बाहर रिमूव हो। तो पानी को रिमूव करने के लिए इनके अंदर अडाप्टेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले देखें, एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट। इनमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। लीफ की अपर सरफेस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जितनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी उतना वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ ये इनको हेल्प करती है वाटर को लॉस करने में। सेकंड, दे हैव लार्ज लीव्स, ठीक है, इनके बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं टू ट्रांसपायर वाटर एक्सेसिवली, ठीक है। जितना लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतने ऊपर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, तो उससे ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है वाटर लिली की, ठीक है। ये हमारे पास जो है वाटर लिली का जो है वो डायग्राम है उसकी, कि इसकी लीव्स देखें काफ़ी बड़े बड़े लीव्स हैं और पानी की सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इनमें ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं तो इनमें ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होती है। तो जो पानी प्लांट की बॉडी में एंटर हो रहा है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए फिर बाहर लीव कर जाता है। सेकेंड हमारे पास आते हैं मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी हो, पानी ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। तो इनके स्टोमेटा जब पानी ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, जब पानी कम होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, जब पानी ज़्यादा होता है तो स्टोमेटा को ओपन किया जाता है टू प्रमोट ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपायरेशन क्या हो, ज़्यादा हो। वाइल इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर क्लोज, ठीक है। और जब पानी कम होता है तो स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास ब्रासिका की, ठीक है, मैंगो की या रोज़ की, ठीक है। ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट्स हैं ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, डेजर्ट्स फॉर एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी कम है तो प्लांट की बॉडी से पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि पानी को बॉडी से इवेपोरेट होने में, ट्रांसपायरेशन होने से रोका जाए, ठीक है, पानी बॉडी से लीव ना करें, ठीक है। तो पानी को प्रिवेंट करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं वो देखें। दे हैव थिक स्मॉल लीव्स, इनके थिक और छोटे छोटे लीव्स होते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस। जितने लीव छोटे होंगे और थोड़े होंगे उतना ही सरफेस एरिया भी कम होगा, उनके ऊपर स्टोमेटा भी कम होंगे और ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। इसके अलावा थिक वैक्सी क्यूटिकल इनके ऊपर होती है, ठीक है। जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है, लेदरी क्यूटिकल होती है, ये भी वाटर लॉस को जो है प्रिवेंट करती है। स्टोमेटा जो है वो लीफ की लोअर सरफेस पर होते हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कमी में, थोड़े नंबर में होते हैं और लीफ की नीचे वाली साइड पर होते हैं। ऊपर वाली साइड पर अगर स्टोमेटा होंगे तो सनलाइट डायरेक्टली लीफ के ऊपर पड़ती है अपर साइड पर, तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है। जब स्टोमेटा लीफ की लोअर साइड पर हैं तो वहाँ पर सनलाइट कम पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा दे हैव थिक स्टेम, इनकी स्टेम थिक होती है जो वाटर को स्टोर करती है ड्यूरिंग रेनी सीज़न। अगर कभी डेजर्ट्स में या बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट में बारिश हो जाए तो जो इनकी स्टेम है वो पानी को स्टोर कर लेती है ताकि फ्यूचर में इसको यूज़ किया जा सके। अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत गर्म जो इलाकों में पाए जाते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, उतार देते हैं, ठीक है। शेड देयर लीव्स
टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपायरेशन कम्प्लीटली। तो अब देखें कि इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं वो उतर जाएंगे, सिर्फ स्टेम बचेगी। तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी जब लीव उतर जाएंगे? तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है, ठीक है। सारी की सारी जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम ही करती है, क्योंकि लीव्स हैं वो उतर जाते हैं। लीव्स इसलिए उतर जाते हैं ताकि जो है वो सरफेस एरिया कम हो जाए, ट्रांसपायरेशन कम हो जाए, वाटर लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है इसकी कैक्टस जी, ये मीज़ोफाइट रोज़ की एग्जांपल बताई गई है, और ज़ीरोफाइट्स में कैक्टस की एग्जांपल है, ठीक है। तो कैक्टस की इसकी अब देखिए स्टेम काफ़ी थिक है, ठीक है। स्टेम थिक है क्योंकि ये क्या करती है, वाटर को स्टोर करती है। उसके बाद हम देखते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन जो है वो कैसे होगी, ठीक है। एनिमल्स को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड सेकेंड वन आर ओस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं अब कि ये क्या होते हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर ऐसे एनिमल्स हैं जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक होता है टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन है, सेम वही कंसंट्रेशन होती है इनके इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इन एनिमल्स को फिर कोई रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, होम्योस्टेसिस करने की, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इंटरनल एंड आउटर वाटर सल्यूट बैलेंस इज आइसोटोनिक, ठीक है। सो दे डू नॉट नीड टू रेगुलेट इट एक्टिवली, कोई रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें जो है स्टारफिश आ जाती है, जेलीफिश आ जाती है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स के बारे में देखें तो इसमें हैगफिश आ जाती है, शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स, ठीक है। ये स्केट्स हमारे पास दिखाई गई है ये स्टारफिश है, ये जो है वो हैगफिश है। तो ये सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या हैं, ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं कि इनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक है जी। फर्दर हम देखते हैं ओस्मो रेगुलेशन। अच्छा, ये एक हमने देखा ओस्मो कन्फॉर्मर, जो दूसरे हैं यहाँ पर ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी इंटरनल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसमें ह्यूमंस आ जाते हैं। अब ये अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंड सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो दो यहाँ पर कैटेगरीज, पहली क्या थी, ओस्मो कन्फॉर्मर जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आइसोटोनिक है, और ओस्मो रेगुलेटर जिनका आइसोटोनिक नहीं होता, इनको रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं। तो 3 एनवायरनमेंट यहाँ पर हम देखेंगे। मेरीन एनवायरनमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपके पास। उसके बाद फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट आएगा कि यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और थर्ड आपके पास आएगा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा मेरीन एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हम इस एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि मेरीन एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सलूशन क्या हो सकता है, ठीक है। अब मेरीन एनवायरनमेंट, समुंदर का जो है वो पानी आपको पता है कि वो नमकीन होता है, ठीक है। उसमें जो सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मोर सॉल्ट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सॉल्ट कोशिश करते हैं कि वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। तो कोई भी फ़िश अगर मेरीन समुंदर के पानी में मौजूद है तो पानी के अंदर से जो सॉल्ट है, क्योंकि पानी में सॉल्ट ज़्यादा है, तो वो सॉल्ट कोशिश करेगा कि फ़िश की बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। और जो पानी है वो कोशिश करता है लीव द बॉडी, टू लीव द बॉडी, ठीक है। वाटर टेंड्स टू लीव द बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फ्रेश पानी, साफ़ पानी है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। समुंदर के अंदर पानी में तो सल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, सॉल्ट बॉडी के अंदर आना चाहते हैं और पानी बॉडी से बाहर जाना चाहता है। इसको सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास, प्रॉब्लम्स ये हैं, इसका सोल्यूशन यही है कि रिमूव किया जाए एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को, जो सॉल्ट बॉडी में एंटर हो गए हैं उनको रिमूव किया जाए, एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, जो पानी बॉडी से लॉस हो रहा है उसको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। तो हम अभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं आगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, फिशेस जो हैं वो मेरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं और वो किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, ठीक है। तो मेरीन एनवायरनमेंट में मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है। इनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक है, तो इनको तो कोई रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम देखें तो हैगफिश जो है ये भी आइसोटोनिक है टू द सी वाटर, तो इसको भी कोई रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कार्टिलेजनस फिशेस के बारे में देखते हैं कि ये फिशेस जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का होता है, ये किस तरह रेगुलेट करती हैं मेरीन एनवायरनमेंट में। अब ये मेंटेन करती हैं लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन। मेरीन एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम क्या थी कि सॉल्ट जो है वो बॉडी में एंटर हो रहा है,
तो ये फिशेस अपनी बॉडी से साल्ट को लगातार बाहर इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करती हैं। किस तरह एक्सक्रीट करती हैं? ये एक्सक्रीट करती हैं साल्ट्स को थ्रू गिल्स एंड स्पेशलाइज्ड रेक्टल ग्लैंड्स। इनके अंदर जो गिल्स हैं उसके ज़रिए साल्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, या स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं, दोज आर कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स बॉडी से साल्ट को बाहर फेंकते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं साल्ट को जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल करने का, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसनट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो साल्ट मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, तो इसलिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। कुछ फिशेस अपनी बॉडी में यूरिया को स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। अब यूरिया को क्यों स्टोर करती हैं? टू इक्वलाइज साल्ट कंसनट्रेशन इन बोथ एनवायरनमेंट, ताकि इनकी बॉडी में सॉल्ट भी ज़्यादा हो जाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन इक्वलाइज हो जाए, ताकि पानी की मूवमेंट जो है वो रुक जाए। तो कुछ फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस अपनी बॉडी में यूरिया को स्टोर कर लेती हैं ताकि सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? यूरिया तो टॉक्सिक होता है, इसको बॉडी में स्टोर करेंगे तो इससे डेथ हो सकती है। तो फिशेस यूरिया के साथ साथ एक दूसरा सॉल्ट स्टोर करती हैं, दैट इज़ ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड। अब ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड जो है ये यूरिया के टॉक्सिक इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और बॉडी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करने में भी क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो दो अडाप्टेशंस यहाँ पर हमने कार्टिलेजिनस फिशेस की देखी हैं। फिशेस अपनी बॉडी से सॉल्ट्स को रिमूव करती हैं थ्रू गिल्स या रेक्टल ग्लैंड, या फिशेस जो हैं कुछ फिशेस अपनी बॉडी में सॉल्ट को स्टोर कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए वो कौन सा साल्ट साथ यूज़ करती हैं? ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड। इसको भी बॉडी में स्टोर किया जाता है। ये थी आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस के बारे में देखते हैं कि बोनी फिशेस हैं वो किस तरह ओस्म रेगुलेशन कर रही हैं। अब बोनी फिशेस हैं ये डिसेंडेंट हैं फ्रेश वाटर एंसेस्टर के। बोनी फिशेस के जो एंसेस्टर थे जो आबाव अजदाद थे वो फ्रेश वाटर में रहते थे, लेकिन अब बोनी फिशेस जो है वो कहाँ रहती हैं? मरीन एनवायरनमेंट में। तो प्रॉब्लम इनको क्या फेस करना पड़ती है? लूज़ वाटर फ्रॉम बॉडी इनटू द सी। पानी जो है वो बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, वही बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करती हैं। जब ये पानी में तैर रही होती हैं तो अपना मुंह खुला रखती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पानी इनके माउथ में एंटर होता है, ठीक है। उसको ड्रिंक करती हैं ये, और उस पानी को अपनी बॉडी में रखती हैं और सॉल्ट्स को जो है बॉडी से बाहर जो एक्सक्रीट करती हैं। तो एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, इनका जो यूरिन होता है, यूरिया नहीं यहाँ पर यूरिन आएगा, जो इनका यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें मैक्सिमम सॉल्ट्स होते हैं और मिनिमम वाटर होते हैं, तो प्रिवेंट करते हैं यू वाटर लॉस को। तो ज़्यादा पानी पीती हैं और गाढ़ा जो यूरिन है वो एक्सक्रीट करती हैं ताकि सॉल्ट बॉडी से निकल जाएँ और पानी जो है वो बॉडी में रह जाए, ठीक है। तो यूँ अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में और बोनी फिशेस में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। अब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या होगा? यहाँ पर कंडीशन आपके पास आ जाएगी हाइपोटोनिक कंडीशन, कि जो सॉल्ट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है, ठीक है, और जो सॉल्ट्स हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि बॉडी को लीव कर दें। सो सॉल्ट्स टेंड टू लीव द बॉडी, सॉल्ट्स हैं वो बॉडी को लीव करने की कोशिश करते हैं, एंड वाटर टेंड्स टू एंटर द बॉडी, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्रेश वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो पानी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन क्या है? जो पानी बॉडी के अंदर आ रहा है उसको रिमूव किया जाए और जो सॉल्ट बाहर जा रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। मतलब ये मेरीन एनवायरनमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर के अंदर देखें कि इनकी जो फ्रेश वाटर की फिशेज़ हैं इनको कॉन्स्टेंटली फेस करना पड़ता है लॉस ऑफ सॉल्ट एंड फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, कि पानी लगातार बॉडी में एंटर होता जा रहा है और बॉडी से लगातार सॉल्ट बाहर निकलते जा रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए इसका सोल्यूशन क्या है? अमीबा और पैरामीशियम के अंदर एक ऑर्गेनल पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करता है? ये बॉडी के अंदर से एक्सेस पानी को बाहर पंप करता है, ठीक है। इसके अलावा डाइल्यूट यूरिन, बहुत ही पतला यूरिन जो है ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। जितना यूरिन पतला होगा उतना ज़्यादा जो है वाटर लॉस होगा, तो वाटर को रिमूव करने के लिए मैक्सिमम जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। सॉल्ट कंटेनिंग फूड इस्तेमाल की जाती है ताकि जो सॉल्ट बॉडी से निकल रहे हैं उसको कंपेंसेट किया जाए उसकी कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो क्या क्या तीन यहाँ पर हमने अडॉप्टेशन पढ़ी? पहले क्या है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ताकि बॉडी से एक्सेस पानी को रिमूव किया जाए। दूसरा डाइल्यूट यूरिन, जितना यूरिन पतला होगा उतना वाटर लॉस बॉडी से ज़्यादा होगा। और थर्ड, ऐसा खाना खाया जाए जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार क्या हो? ज़्यादा हो। तो यूँ जो है फ्रेश वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। थर्ड आपके पास आता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट।
टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ज़मीन के ऊपर जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है कि गर्मी की वजह से बॉडी से इवेपोरेशन होती है तो पानी बॉडी से लॉस हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कवर है विद बॉडी सरफेस, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, उनके ऊपर बॉडी सरफेस होती है, स्किन होती है, जो पानी को इवेपोरेट होने से ज़्यादा इवेपोरेट होने से रोकती है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के ऊपर वैक्सी एक्जोस्केल्टन है, इनका स्केल्टन जो है बड़ा हार्ड होता है, उसके ऊपर वैक्स होती है, तो ये भी वाटर को इवेपोरेट होने से रोकता है। जो स्किन है हमारी वो मल्टी लेयर्ड डेड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल हैं, ठीक है। हमारी जो स्किन सेल्स हैं वो मल्टी लेयर्ड हैं, डेड सेल्स हैं, और कैराटिन इनके अंदर केमिकल है, ठीक है। कैराटिन है जो सेल्स को हार्ड कर देते हैं और वो पानी को जो है वो सेल के अंदर या बाहर नहीं जाने देता। तो ये जो स्किन सेल्स हैं ये भी हमारी बॉडी से पानी को बाहर निकलने से रोकते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, एनिमल्स के बारे में हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा पानी पीते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जो मॉइस्ट हो, जिसमें नमी ज़्यादा हो, या फिर मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन शो करते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक अडाप्टेशन क्या होगी कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हम कुछ मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैंगरू रैट है ये पानी पिए बगैर डेजर्ट के अंदर रह सकते हैं। कैसे? ये सीड खाता है डेजर्ट प्लांट्स के। इन सीड प्लांट को जब ये हज़म करता है तो इससे वाटर प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को ये यूज़ करता है, वैसे वाटर ड्रिंक नहीं करता। और बिहेवियर अडाप्टेशन की कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा यूरिन स्क्रीट करते हैं ताकि उसमें से मैक्सिमम पानी को क्या कर लें एब्जॉर्ब कर लें। तो ये सारी अडाप्टेशंस हैं, ये हेल्प करती हैं एनिमल्स को सर्वाइव करने में इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एनहाइड्रोबायोसिस एक डेफिनेशन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाती है कि क्या होती है, तो एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, ठीक है, वो एबिलिटी कि जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को जो टॉलरेट किया जा सके, दैट एबिलिटी इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। तो यूँ हमने एनवायरनमेंट ट्रीटमेंट देखे हैं जिसमें मेरीन एनवायरनमेंट है, फ्रेश एनवायरनमेंट है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के इन एनवायरनमेंट्स में ऑर्गेनिज्म किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर क्या क्या अडाप्टेशंस हैं।